हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। पिछली वीडियो में मैंने पैरालिसिस पेशेंट के रिगार्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई थी, जिससे कि उनकी रिकवरी फास्टर तरीके से हो पाए। आई होप कि वो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। इस वीडियो में मैं और भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करूँगा, जिससे कि पैरालिसिस के पेशेंट में रिकवरी जो है वो बहुत ही फास्टर तरीके से हो पाएगी। इन बातों का ध्यान केयर गिवर और फिज़िकल थेरेपिस्ट को ज़रूर रखना है। सबसे पहली बात ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसी कोई भी एक्सरसाइज पेशेंट के साथ ना कराई जाए जिसमें कि ऐसे कलाई मोड़ी जा रही हो, ऐसे कोहनी मोड़ी जा रही हो या ऐसे कंधा उठाया जा रहा हो, इसी प्रकार से पैर का पंजा ऐसे खींचा जा रहा हो, पैर के घुटने ऐसे मोड़े जा रहे हों। क्योंकि ऐसा करने से सिर्फ हम पेशेंट के हाथ पैरों को हिला रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। हमको यहाँ पर जानना ये बहुत ज़रूरी है कि जो पैरालिसिस का अटैक आया है वो इसलिए आया है क्योंकि दिमाग में या ब्रेन में उस आर्टरी में डैमेज हुआ है जो इस एरिया को सप्लाई करती थी। तो अगर हम किसी भी एक्सरसाइज के थ्रू अपने ब्रेन को ही टारगेट नहीं दे पा रहे हैं या उसको कोई सिग्नल ही सेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एक्सरसाइज किसी काम की नहीं होंगी जिसमें कि ब्रेन एक्टिवेट ना हो। इन सब में ब्रेन एक्टिवेट नहीं होता है क्योंकि हमने ये देखा है कि इंसान जब भी कोई काम करता है, चाहे खाना हो, पानी पीना हो या अपने बाल बांधे हो, सब में एक ना एक फंक्शनल एक्टिविटी है। आपने कभी भी ये नहीं देखा होगा कि कोई बैठे बैठे अपनी कलाई यूँ मोड़ता है, अपनी कोहनी यूँ मोड़ रहा है, ऐसा कभी नहीं होता। तो पहले दिन से ही सुनिश्चित ये करें कि आप जो भी एक्सरसाइज पेशेंट को करा रहे हों, चाहे वो थेरेपिस्ट असिस्टेड हो, एक्टिव एक्सरसाइज हो या एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज हो, उसमें कोई ना कोई फंक्शनल टास्क ज़रूर चूज़ करें, क्योंकि फंक्शनल टास्क चूज़ करने से ही ब्रेन ज़्यादा एक्टिवेट होगा, दिमाग पर डिमांड पड़ेगी, तभी उसके रिस्पॉन्स में ब्रेन कोई सिग्नल भेज पाएगा। तो अगर आप लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी कलाई मोड़ना, कोहनी मोड़ना, तो इसको आज से ही बंद कीजिए। और अगर आपके पेशेंट के साथ ऐसी एक्सरसाइज हो रही है तो वो भी आपको अवॉइड करनी चाहिए। उसके बाद ध्यान ये भी रखना है कि फिज़ियोथेरेपी सेशन के दौरान ऐसा तो नहीं है कि 1 घंटे के सेशन के दौरान या 45 मिनट के सेशन के दौरान पेशेंट तो आराम से लेटा हुआ है, थेरेपिस्ट ही एक्सरसाइज करने में लगा हुआ है इस तरह या जो भी एक्सरसाइज है। तो आपको देखना ये है कि जब 1 घंटा पूरा सेशन कंप्लीट हो गया तो थेरेपिस्ट तो थक गया बेचारा और पेशेंट आराम से लेटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि थेरेपिस्ट की एक्सरसाइज हो गई, पेशेंट का तो कोई एक्टिव कंट्रीब्यूशन हुआ ही नहीं, पेशेंट तो थका ही नहीं। तो इन एक्सरसाइज से पेशेंट को कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। एक्सरसाइज ऐसी चुननी चाहिए जिसमें पेशेंट का भी एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट हो। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट का मतलब ये नहीं है कि पेशेंट अपने हाथ से ही वो काम करे, पर पेशेंट माइंड से तो उसके लिए तैयार हो। मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे हमने पेशेंट के हाथ में ऑयल दे दिया। अब पेशेंट को बोला वर्बली आपको ये ऑयल अपने सिर पे लगाना है और हाथ को ऐसे मलना है, या फिर हाथ में हमने पेशेंट के फ़ोन पकड़ा दिया, पेशेंट को बोला कि आप इस फ़ोन को पिक करिए और कान पे लगाइए वापस, या फिर हमने इस जगह पर एक एप्पल दे दिया पेशेंट को खाने के लिए कि आप इसको खाइए। तो ये सारी एक्टिविटी जितनी भी हैं, इससे ब्रेन में एक फीडबैक जा रहा है, पॉजिटिव फीडबैक, कि इस हाथ से भी पेशेंट काम कर सकता है। भले ही आज पूरी ताकत नहीं लगा पा रहा, पर आने वाले टाइम पे जैसे जैसे दिमाग से सूजन कम होगी, पेशेंट एक्टिवली ये सब काम कर पाएगा, पेशेंट मोटिवेटेड फील करेगा और ब्रेन के उस हिस्से में ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल जाएंगे जो हिस्सा डैमेज है ऐसा काम करने से, क्योंकि हम निरंतर पहले दिन से ही ज़्यादा से ज़्यादा सेंसरी इन्फॉर्मेशन दिमाग पर भेज रहे हैं। तो इन सब बातों का अगर हम ध्यान रखें पहले दिन से ही, तो जो हम थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज पेशेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि ये सब बातें हमने एक तरफ रख दी और इनको ध्यान ही नहीं दिया और हम एक्सरसाइज कराने में लगे हुए हैं, तो उसका उतना अच्छा बेटर आउटकम रिजल्ट नहीं निकलता है। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान। इसके बाद एक बात और बहुत आपको ध्यान रखनी है, ये थेरेपिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो भी पेशेंट है आपको उसकी डिसलाइक्स और लाइक्स का पता होना चाहिए। मान लेते हैं कि एक मेरा पेशेंट है जो कि शेफ़ है, अब मैं उसके साथ ऐसी एक्सरसाइज का चुनाव ही करूँगा जो उसके शेफ़ या कुकिंग से रिलेटेड हो, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग कराने से वो अचीव कर पाएगा जो उसको अपनी नॉर्मल लाइफ में करना है। अगर मान लेता हूँ मैं शेफ़ को कोई ऐसी एक्सरसाइज कराने लग जाऊँ कि जिसमें उसको आगे जाके कोई फ़ायदा ही ना मिले, तो उसके लिए वो नो यूज़ की होंगी। मान लेते हैं मैं उसको कुछ ऐसी एक्टिविटी कराना शुरू कर दूं जिससे कि कुकिंग का कोई लेना देना ही नहीं है, तो पेशेंट के लिए वो वेस्ट हो जाएंगी एक्टिविटी। तो
डिसलाइक्स और लाइक्स का पता होने से ये अच्छा रहता है थेरेपिस्ट के लिए कि जब भी वो फिर वो एक्सरसाइज का चुनाव करता है तो फिर वो उन्हीं एक्सरसाइज के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है जो कि पेशेंट के लिए आगे जाके यूज़फुल हों। हम पेशेंट के साथ किचन में खड़े होकर कटिंग करा सकते हैं, कुकिंग करा सकते हैं, स्लाइसिंग करा सकते हैं, इन सब में भी हाथ और पैर का यूज़ होगा। पर हमको ये पता है कि इसको ट्रेन करने से पेशेंट की आगे जाके बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है क्योंकि वो उसी प्रोफेशन का है। तो लाइक्स डिसलाइक्स को ज़रूर एक बार आप एक नोट बनाइए। जो डिसलाइक्स हैं उनको आप बिल्कुल भी मत कराइए और जो लाइक्स हैं या जो उसका प्रोफेशन है या जिस फील्ड से वो जुड़ा हुआ है उससे रिलेटेड ही एक्सरसाइज पहले दिन से पेशेंट को इंट्रोड्यूस करिए क्योंकि उसको करने में पेशेंट को अच्छा भी लगेगा, पेशेंट मोटिवेटेड भी रहेगा और पेशेंट उसमें अपना एक्टिव एफर्ट ज़रूर डालेगा क्योंकि पेशेंट को ये पता है कि इसको करने से वो ठीक होने के बाद अपने प्रोफेशन में वापस जा सकता है। तो ये थेरेपिस्ट को बहुत ज़रूर ध्यान रखनी है। उसके बाद एक बात आपको ये और ध्यान रखनी है कि जो हमारा ब्रेन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। दोनों पार्ट्स का एक दूसरे के ऊपर इनहिबिटरी एक्शन होता है। इनहिबिटरी एक्शन मतलब दोनों ब्रेन एक दूसरे को दबाना चाहते हैं हमेशा। तो ये मान लेते हैं कि राइट साइड के ब्रेन में इन्फेक्शन हुआ है तो अब लेफ़्ट वाले को और ज़्यादा मौका मिल गया है राइट वाले को दबाने के लिए क्योंकि पहले से ही दोनों एक दूसरे को दबाना चाहते थे। अब राइट वाला और डैमेज हो गया है तो लेफ़्ट वाले को मौका मिला रहेगा कि वो उसको दबा के ही रखे। तो हमको पहले दिन से एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो कमज़ोर हिस्सा है उसमें आप थेरेपिस्ट सपोर्टेड सारे मूवमेंट फील कराइए, नए नए ऑब्जेक्ट फील कराइए जिससे कि डैमेज पोर्शन में सिग्नल जाते रहें। ऐसा ना हो कि आपने इधर से सिग्नल भेजने बंद कर दिए और वो दूसरा ब्रेन का पार्ट इसके ऊपर अपना इनहिबिटरी इफेक्ट बनाता ही रहे। तो आई होप कि जो भी मैंने ये सारी जानकारी शेयर की है ये आपके पेशेंट की रिकवरी के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम लोग अब थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे कि हम लोग पेशेंट को लेटा के कौन कौन सी एक्सरसाइज करा सकें, बैठा के कौन कौन सी एक्सरसाइज करा सकें या खड़ा करके कौन सी एक्सरसाइज कर सकें जिससे कि पेशेंट की रिकवरी बहुत ही सही डायरेक्शन में और जल्दी हो पाए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डू मोटिवेट अस with your valuable feedback and comment. Stay connected and thank you.